नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री जी के बाय डी आर सर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास और SST रीट लेवल 2 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मित्रों, यहाँ से हर बार 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो मित्रों ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं मित्रों दक्षिण भारत का इतिहास। तो दक्षिण भारत के इतिहास के अगर समय की बात करते हैं मित्रों, तो इसका समय है 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। मित्रों, दक्षिण भारत का इतिहास को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक और दूसरा भाग है 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो मित्रों पहले भाग में पढ़ते हैं हम संगम काल, और संगम काल में हम चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का अध्ययन करते हैं, और सेकंड पार्ट में अध्ययन करते हैं मित्रों पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो चलिए मित्रों देखते हैं। पहले चेर वंश को पढ़ेंगे, फिर चोल को पढ़ेंगे, फिर पांड्य को पढ़ेंगे। तो संगम काल मित्रों, दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और याद भी रह सके। तो देखते हैं संगम काल। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। मित्रों इसको याद रखना है कि संगम एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय हम पहले भी देख चुके हैं मित्रों। तो इसका समय क्या था, 100 ईस्वी से लेकर के और 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो इसका अर्थ है सभा। जैसे मित्रों मैंने चित्र में दिखाया गया है, तो ये सभा की जा रही है, तो इस संगम का अर्थ ही सभा होता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। तो प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों के द्वारा सभा की गई तमिल साहित्य की रचना की गई इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो मित्रों इसको याद रखना है कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है, तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। आगे देखते हैं मित्रों संगमकालीन राज्य। संगमकालीन राज्य यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। मित्रों ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के जो दक्षिण में है जो राज्य हैं उनको ही संगम कालीन राज्य कहते हैं। जैसे चेर है, चोल है और पांड्य है। तो मित्रों ये जो संगम कालीन जो राज्य है इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, चेर, चोल और पांड्य। तो इसको याद रखना है कि चेर का जो प्रतीक चिन्ह था चेर राजवंश का वो था धनुष, और चोल वंश का था बाघ, और पांड्यों का था मछली। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में कि चेर का प्रतीक चिन्ह कौन सा था। तो चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह था धनुष, चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ और पांड्यों का था मछली। तो मित्रों जैसे मैप में देखते हैं हम, तो ये जो चेर हैं ये प्राचीन काल में जो केरल राज्य है उसी को चेर के नाम से जानते थे, केरल को। ये इधर पांड्य है, तमिलनाडु तेलंगाना वाला क्षेत्र, ये इस प्रकार से चोलों का क्षेत्र था। आगे देखते हैं पहला राजवंश देखते हैं मित्रों। पहला राजवंश है चेर, और केरल का प्राचीन नाम ही चेर था। तो याद रखेंगे मित्रों केरल का प्राचीन नाम ही क्या था, चेर।
और इनका प्रतीक क्या था? धनुष। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन था। तो चेरों का जो सबसे प्रतापी शासक था मित्रों, उसको याद रखना है, सेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कणगी पूजा, इसको पत्नी पूजा के नाम से भी जाना जाता था मित्रों। तो कणगी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत इसे ने की थी, किसने? सेनगुट्टवन के द्वारा की गई थी, जिसे लाल चेर के नाम से भी जानते हैं। चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा आदिगेमान था। इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो आदिगेमान से गन्ना याद रखने, गेमान गन्ना। तो आदिगेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ये इतना सा महत्वपूर्ण था चेर वंश से संबंधित। अगला देखते हैं मित्रों, चोल राज्य से संबंधित देखते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी के बाद पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया था। चोलों का पतन किसके कारण हुआ था मित्रों? पांड्यों के कारण। बाद में 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था, जिसे हम दक्षिण भारत के दूसरे जो पार्ट में पढ़ेंगे हम। तो 9वीं शताब्दी में वापस चोलों का उदय हुआ था, और इनका पतन किसके कारण हुआ था मित्रों? ये पांड्यों के कारण हुआ था। चोलों का प्रसिद्ध चिन्ह बाघ था। चेरों का क्या था? धनुष था, और चोलों का क्या था मित्रों? बाघ। तो चोलों ने मंतूर, उरेयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इनको याद रखना है मित्रों कि चोलों की राजधानी कौन सी थी? मंतूर, उरेयूर और तंजावुर। चोल वंश से संबंधित हम मित्रों केवल 2 प्रमुख शासक पढ़ेंगे। तो पहला प्रमुख शासक था इसमें करिकाल, और दूसरा था एलारा। चोल वंश के प्रमुख शासक थे करिकाल और एलारा। तो करिकाल के बारे में देखते हैं मित्रों। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया था करिकाल ने। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरीपत्तनम, जिसे हम कहते हैं कावेरीपत्तनम के नाम से जानते हैं, का निर्माण भी करिकाल के काल में ही हुआ था। अगला है एलारा। एलारा ने श्रीलंका को जीत करके और उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। तो मित्रों याद रखना है, एलारा ने श्रीलंका को जीत करके 50 वर्षों तक शासन किया था श्रीलंका पर। अगला वंश देखते हैं मित्रों, पांड्य साम्राज्य। इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। तो पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है। और मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी मित्रों? इंडिका। तो पांड्यों के बारे में इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। इस राज्य का शासन ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में था। पांड्यों का राजवंश जो शासन चलता था वो स्त्रियों के हाथ में था। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था, और इनकी राजधानी मदुरई था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियोन था। पांड्यों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था नेडियोन। नोट देखते हैं मित्रों, यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा था मित्रों? ये राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, पांड्य। आगे देखते हैं मित्रों कुछ महत्वपूर्ण संगम काल का प्रमुख साहित्य था। पहला साहित्य है तोलकाप्पियम, और इसके जो लेखक थे वो था तोलकाप्पियर, और शिल्पाधिकारम इसका था इलांगो आदिगल। तमिलों के प्रमुख देवता थे मरुगन। तो मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।